बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि भारत जब तक मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत बहाल नहीं करता बात नहीं करेंगे। मौजूदा हालात में भारत के साथ तिजारत कश्मीरियों से गद्दारी होगी। यह बयान दिया गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से। दो टोक बयान दे दिया है उन्होंने। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है भारत से तिजारत कश्मीरियों से गद्दारी होगी। भारत जब तक मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल नहीं करता बात नहीं करेंगे। मौजूदा हालात में भारत के साथ तिजारत कश्मीरियों से गद्दारी होगी। भारत ने आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी की है, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का। और उन्होंने दो टोक बयान दे दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है भारत से तिजारत कश्मीरियों से गद्दारी होगी। सारे इलाके का वो तब पूरी तरह हम उस पोटेंशियल के ऊपर पहुंच सकते हैं, अमन हो इस खत्ते में। अफ़गानिस्तान के अलावा हमारा जो हिंदुस्तान से ताल्लुकात हैं वो बदकिस्मती से जब से उन्होंने 5 अगस्त 2019 में कश्मीर पे यूनिलैटरली एक कदम उठाया है और उसकी वजह से जो उन्होंने इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन की है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल उसकी जो रेजोल्यूशंस है उनकी वायलेशंस करके यूनिलैटरल जो कदम उठाए हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि उनसे ट्रेड नॉर्मलाइज करें, क्योंकि ये बिल्कुल कश्मीर के लोगों की कुर्बानियों की बिट्रेल होगी, उनसे हम गद्दारी करेंगे। इसलिए हम जब तक हिंदुस्तान रिवर्स नहीं करता हमारे ताल्लुकात इतनी बेहतर हो सकते हैं। तो नाज़रीन आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि भारत से तिजारत कश्मीरियों से गद्दारी होगी। भारत जब तक मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल नहीं करता बात नहीं करेंगे। आपने मुलाहिजा किया नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि भारत से तिजारत कश्मीरियों से गद्दारी होगी। भारत जब तक मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल नहीं करता बात नहीं करेंगे। मौजूदा हालात में भारत के साथ तिजारत कश्मीरियों से गद्दारी होगी। भारत ने आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी की तो तिजारत नहीं हो सकती। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यह दो टोक बयान दे दिया है और इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कहना है कि भारत से तिजारत कश्मीरियों से गद्दारी होगी। भारत जब तक मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल नहीं करता बात नहीं करेंगे। मौजूदा हालात में भारत के साथ तिजारत कश्मीरियों से गद्दारी होगी। भारत ने आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी की। और अपनी गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भारत और चीन के तनाज़े का रेफरेंस भी दिया और इस हवाले से ये इशारा भी दिया, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के इक़्तिसादी जो ताल्लुकात हैं वो बहुत बेहतरीन हैं, सफारती ताल्लुकात बेहतरीन हैं, तो इस हैसियत से भी पाकिस्तान भारत के साथ किसी भी किस्म के तिजारती अमूर बहाल नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि भारत से तिजारत कश्मीरियों से गद्दारी होगी। भारत जब तक मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल नहीं करता बात। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब। सलीम साहब, वाज़ेह बयान दे दिया गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से कि जब तक भारत मकबूजा कश्मीर के मामले में सही रास्ता नहीं अपनाता कोई तिजारत नहीं की जाएगी। देखिए, ये बयान उनका जो है पिछले एक हफ्ते के दरमियान दूसरी दफा है और मैं समझता हूँ कि ये ऐन अवाम की उमंगों के मुताबिक है। ऐन जो मकबूजा कश्मीर में जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत है उनकी उमंगों के बिल्कुल मुताबिक है और एक नेशनलिस्ट बयान है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। मेरे ख्याल से इतनी जुर्रत के साथ ये कहना कि हम भारत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं जोड़ेंगे, चाहे वो तिजारत हो या कोई भी शोबा हो, जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता, ये मेरे ख्याल से बहुत ही इनकरेजिंग बात है और हुकूमत को अपने इस मौक़िफ़ के ऊपर अब डट जाना चाहिए कि कश्मीर के हवाले से जब तक मामला जात तय नहीं पाते भारत के साथ न तिजारत की जाएगी न किसी और शोबे में कोई तावन किया जाएगा। ये एक नेशनलिस्ट लाइन है और इसके ऊपर कायम रहना चाहिए इमरान खान साहब को। जी सलीम बुखारी साहब, आपने आगाह किया, ख्यालात का इजहार किया, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ दिया जाता है। इस्लामोफोबिया की वजह से दुनिया को इस्लाम की हकीकत से दूर किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कहना है कि इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ दिया जाता है, जबकि इस्लामोफोबिया की वजह से दुनिया को इस्लाम की हकीकत से दूर किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। इस्लाम को जोड़ दिया जाता है एक्सट्रीमिज्म से, दहशतगर्दी से। ये दूसरी वजह है, जबकि दुनिया में और किसी मजहब को नहीं जोड़ा जाता दहशतगर्दी के साथ, लेकिन इस्लाम को जोड़ दिया जाता है। ये दो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये फैल रही है ये इस्लामोफोबिया। जो MOU साइन किया हमने हमारी जो नैब ने और इनके करप्शन के ब्यूरो से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए
جو ہمارے جیسے ملکوں سے جو کمزور لیگل سسٹمز ہیں اور انفراسٹرکچر ہے جو روک نہیں سکتے منی لانڈرنگ ان کے ملک سے باہر جاتی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم دنیا میں بھی آواز اٹھائیں اس کے خلاف. جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے تاجک صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ ان کا اور تاجک صدر کا یوم پیدائش ایک ہی ہے. انہوں نے کیا کہا آپ کو سناتے ہیں. پریزیڈنٹ امام علی تاجکستان سے جو کئی دفعہ پہلے پاکستان آ چکے ہیں, میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں, ویلکم کرتا ہوں. اور یہ بھی میں آج مینشن کر دوں کہ ہم دونوں کی ایک ہی ہماری پیدائش ایک ہی دن ہے, یعنی ہماری بالکل ایک ہی عمر ہے. اور یہ مجھے انہوں نے بتایا, امام علی نے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں کہ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے عمران خان نے 100 روز میں تبدیلی کا وعدہ کیا, 1000 روز ہو گئے, عوام سے روزگار اور چھت چھین لی. کہتے تھے کسی صورت IMF کے پاس نہیں جائیں گے, عوام سے جو بھی وعدے کیے اس کے برعکس کیے. ملک میں سیاسی استحکام تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا. کی حکومت کو آئے ہوئے اب 1000 روز ہو گئے ہیں, 1000 ڈیز. خان صاحب نے 1000 دنوں کا وعدہ نہیں کیا تھا. خان صاحب نے اپنی تبدیلی کا وعدہ 100 روز کے اندر کرنے کا اعلان کیا تھا. خان صاحب نے فرمایا کہ میں وزیر اعظم بنوں گا, 100 روز کے اندر تبدیلی کا عمل سٹارٹ ہوگا. اور تبدیلی کیا تھی؟ وہ 1 کروڑ نوکریاں میں پاکستان کے نوجوانوں کو دوں گا. 100 روز, 1000 روز پورے ہو چکے ہیں, لوگوں کو نوکری تو نہیں ملی, ہاں لیکن ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. وعدہ کیا کہ میں IMF کی طرف نہیں جاؤں گا, قرض نہیں لوں گا, بلکہ لوگ پاکستان پیسہ لے کر آئیں گے. آپ کو یاد ہوگا ان کے ایک ٹائیگر کا بڑا مشہور زمانہ بیان مراد سعید صاحب کا, خان صاحب آئے گا 200 ارب ڈالر آ جائے گا. وہ 200 ارب ڈالر کہاں ہیں؟ خان صاحب نے وعدہ کیا کہ معیشت کو میں ایسا مضبوط کروں گا کہ لوگ دیکھیں گے. اور ابھی آپ کو لیے چلیں گے لاہور, جہاں پر معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس عاشق اعوان نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. سارا پروسیس ایمیکیبلی وہاں ڈسکس ہوا تو ہمارے وکلاء نے وہاں اس کو ودرا کر لیا, کیونکہ عدالت نے یہ ہدایات دی کہ اس کو جو ہے وہ ایکسپیڈائٹ کیا جائے اس کیس کے ٹرائل کو, اور جلد از جلد اس کیس کو جو شہباز شریف کے خلاف ہے اس کو نپٹایا جائے. اور جب اس کیس کو نپٹانے کی کمٹمنٹ, ظاہر ہم تو چاہتے ہیں کہ جلد چور جو ہے وہ کیفر کردار کو پہنچے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جس نے ڈاکہ زنی کی ہے اور ڈکیتیاں کی ہیں وہ قانون ان کو اپنی گرفت میں لے. تو لہٰذا ہمیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اس کیس میں ایکسپیڈائٹ کر کے ہر طرح کے گواہان اور اس کے ساتھ جڑا جو لیگل پروسیجر ہے وہ جلد از جلد مکمل ہو. تو جب یہ سارا کنسنسس ہوا تو پھر ہم نے اپلیکیشن واپس لے لی, کیونکہ اس اپلیکیشن کا نہ کیس سے تعلق تھا اور نہ آنورڈ جو ہے وہ آپ کی ان کی چونکہ ECL پہ نام ہے اس کو ڈالنے کا بھی ایک اور طریقہ عدالت کا, اس حوالے سے کوئی ہمیں ریکمنڈیشنز نہیں تھی. تو اس وجہ سے وہ ودرا ہوئی اپلیکیشن. تو لہٰذا جن چینلز پہ کچھ حکومتی گٹھ جوڑ کی بات ہو رہی ہے تو میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گٹھ جوڑ حکومت ان سے کیا کرے گی جو اس اتحاد کا اپنا جو ہے وہ ریزہ ہو چکا ہے, اور میم شیم جو ہے وہ اس کا ویسے ہی صفایا ہو چکا ہے. اور جو مولانا صاحب کی بڑکیں ان میں وہ نہ شدت رہی ہے نہ جدت رہی ہے, اور نہ وہ سننے کے اور سنانے کے موڈ میں ہے کوئی کہ وہ ان کی اس آپ بیتی کو سنے. تو لہٰذا حکومت کو کسی صورت بھی کسی ایسے نہ اتحاد سے خطرہ ہے نہ کسی گٹھ جوڑ سے خطرہ ہے. ہاں حکومت کی ترجیحات جو ہیں یہ جتنے ادارے ہیں حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان کی تباہال صورتحال سے ان کو نکال کے ان اداروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں اور ریفارمز کی طرف جائیں اور ان کو اٹانومس بنائیں, ان کو فنانشل اٹانومی کے ساتھ ساتھ جو ایڈمنسٹریٹو اٹانومی دستیاب ہے اس کا قانون کے مطابق درست جو ہے استعمال یقینی بنایا جائے, اور ادارے فنکشنل ہوں گے,
ऑपरेशनल होंगे, कानून के मुताबिक काम करेंगे तो पाकिस्तान के अवाम के दुखों का मदावा होगा और जिस मकसद के लिए वो इदारे बनाए गए हैं अवाम यकीनन उन इदारों के फिर पीछे खड़ी होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। ज़िशान आया हुआ है जी, लास्ट इसकी बात सुन लें। हाँ लाहौर में मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौसा शिगवान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आगे बढ़े आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर माल कलंदर लोधी ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। वजीर आला ने बहैसियत सूबाई वजीर कलंदर लोधी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया, ताहम वो वजीर आला के मशीर के तौर पर काम करते रहेंगे। आप तक अहम खबर पहुँचा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर माल कलंदर लोधी ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद डिटेल्स लेंगे। अजमत अली शाह, मजीद बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा काबीना में इजाफी वजीर का मामला जो था उसमें से सूबाई वजीर माल कलंदर लोधी ने रजाकाराना तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। और ये पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली अहमद कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तादाद ज्यादा होने पर आईनी सवाल उठाया था और फिर उसे 24 न्यूज़ ने जब नशर किया है तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने यह फैसला किया कि आईनी तौर पर शरह के हिसाब से 17 नहीं बल्कि 16 मेंबरान होने चाहिए काबीना के। तो एक जो वजीर थी उसकी कुर्बानी देनी पड़ती थी या उसका फैसला किया गया था कि को हटाना, जिस पर कलंदर लोधी साहब जो है उन्होंने रजाकाराना तौर पर इस्तीफा दे दिया और अब जो काबीना की नई तादाद है वो 16 है। जी अजमत अली शाह, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप तक अहम खबर पहुँचा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर माल कलंदर लोधी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और इस हवाले से आपको अपडेट करें कि वज़ीर आला ने बहैसियत सूबाई वज़ीर कलंदर लोधी का इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया है। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। कलंदर लोधी वज़ीर आला के मशीर के तौर पर काम करते रहेंगे। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में ड्रामे की शूटिंग के दौरान फायरिंग हो गई। वाक़े में 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं कराची से, जहां पर डिफेंस फेज 6 में ड्रामे की शूटिंग के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया है और वाक़े में 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अफसोसनाक खबर आपको पहुंचा रहे हैं, जहां पर कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में ड्रामे की शूटिंग के दौरान फायरिंग हो गई है। वाक़े में 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में ड्रामे की शूटिंग के दौरान फायरिंग हो गई और वाक़े में 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। खैबान शुजात पर सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में कुछ अफराद जख्मी हुए हैं और खैबान शुजात पर सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा 24 न्यूज़ साउद बिन मुर्तज़ा। साउद बिन मुर्तज़ा, ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखें खैबान शुजात डिफेंस फेज 6 का इलाका है, जहां पर बताया जा रहा है कि निजी चैनल की जानिब से ड्रामे की शूटिंग हो रही थी। उस दौरान सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग की है। फायरिंग में 8 अफराद जो है बताया जा रहा है जख्मी हैं, जिनको फौरी तौर पर प्राइवेटली जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि जिस गार्ड ने फायरिंग की थी उसको हिरासत में ले लिया है, गुल भाई उसका नाम है, उससे जो है तफ्तीश की जा रही है, उसको फौरी तौर पर थाने मुंतकिल कर दिया गया है। जो जख्मी है उनकी हालत बताया जा रहा है कि खतरे से बाहर है। जी साउद बिन मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं, फायरिंग करने वाले सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया गया है और ये निजी टीवी चैनल था जिसके ड्रामे की शूटिंग जारी थी, जिसके दौरान गार्ड ने फायरिंग कर दी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में ड्रामे की शूटिंग के दौरान फायरिंग हो गई। वाक़े में 9 अफराद जख्मी हो गए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात कब होंगे? तलबा का एहतजाज रंग लाएगा या नहीं? तमाम तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं? अहम मामलात पर बैनुल सूबाई वज़राए तालीम की अहम कॉन्फ्रेंस कुछ देर बाद होगी। इस हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब में प्राइमरी से मिडिल के इम्तिहानात 18 से 30 जून तक होंगे। दूसरी जानिब सिंध में इम्तिहानात से मुतालिक 2 तजावीज़ सामने आ गई हैं। रवां साल इख्तियारी मज़ामीन और MCQs की तर्ज पर इम्तिहानात लेने की तजवीज़ अरसाल की गई है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात कब होंगे? तलबा का एहतजाज रंग लाएगा या नहीं? तमाम तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं? अहम मामलात पर बैनुल सूबाई वज़राए तालीम की अहम कॉन्फ्रेंस कुछ देर बाद होगी। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद इजलास की सदारत करेंगे, जबकि पंजाब में प्राइमरी से मिडिल के इम्तिहानात 18 जून से 30 जून तक होंगे। दूसरी जानिब सिंध में इम्तिहानात से मुतालिक 2 तजावीज़ सामने आई हैं।
रवां साल इख्तियारी मज़ामीन और MCQs की तर्ज पर इम्तहानात लेने की तजावीज़ अरसाल की गई हैं। वफाकी हुकूमत का आइंदा माली साल के लिए बजट की तैयारी पर काम जारी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की मौशी माहिरीन और हुकूमती रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। नौजवानों के लिए आइंदा बजट में भी खती रकम मख्तस किए जाने का फैसला किया गया है। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद डिटेल्स लेंगे। जी अवैस। जी बिल्कुल, जो वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की जो माशी माहिरीन और हुकूमती रहनुमाओं से जो है मुलाकातें जारी हैं। नौजवानों के लिए आइंदा बजट में भी खती रकम मुख्तस किए जाने का फैसला हुआ है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और सरबराह जो उस्मान डार हैं कामयाब प्रोग्राम की, उनकी मुलाकात हुई है और कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए 100 अरब रुपए की रकम जो है वो मुख्तस किए जाने का इम्कान है। नौजवानों में रकम की तकसीम का अमल हर सूरत जो है वो तेज करना होगा, शौकत तरीन का ये कहना है। और उनका वज़ीर ख़जाना का मज़ीद कहना है कि दिए गए जो कर्ज को आइंदा माली साल में डबल करेंगे। और इसके साथ जो वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना की जो ज़ाती दिलचस्पी पर जो है वो शुक्रगुजार करते जो हैं हम उस्मान डार का ये कहना है। और इसकी जो आज जो मुलाकात हुई है उस्मान डार और शौकत तरीन की, इसमें आइंदा जो आने वाला जो बजट है उस पर दीगर मामलात पर भी बात हुई है, स्पेशली तौर पर जो बैंकिंग के हवाले से जो मसाइल। बहुत शुक्रिया आपका अवैस। कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना मरीजों के इलाज में मुश्किलात दरपेश हैं। खून पतला रखने में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन हेपरीन नापैद हो गया है। सरकारी और टीचिंग अस्पतालों में इंजेक्शन हेपरीन की शदीद किल्लत है। मजीद जानेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा इस हवाले से। शहर के सरकारी और टीचिंग अस्पतालों में इंजेक्शन हेपरीन का स्टॉक ख़त्म हो गया है। इंजेक्शन हेपरीन इस वक्त टीचिंग और सरकारी अस्पतालों में नापैद है और कोरोना वायरस के मरीज़ों का जो इलाज मुआवजा है वो ख़तरात से दो चार हो गया है, क्योंकि इंजेक्शन हेपरीन मरीज़ों में ब्लड क्लॉटिंग रोकने के लिए जो है वो खून को पतला रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस वक्त जो है वो शहर के तमाम अस्पतालों में इसकी शदीद किल्लत का सामना है। आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से इस इंजेक्शन के इसका ऑल्टरनेट भी कोई दवा जो है वो इस वक्त तक में असर नहीं है, जिससे कोरोना वायरस के जो शिकार टीचिंग अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीज़ हैं उनके इलाज में मुसलसल जो है वो परेशानी का सामना है डॉक्टर्स को और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ अर्सा कबल से ही जो इंजेक्शन हेपरीन है वो अस्पतालों में उसकी शॉर्टेज का सामना था। पहले मरहले में महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ से कुछ स्टॉक जो है वो हेपरीन का वो स्टॉक हासिल किया गया, बोरो किया गया, वो आर्जी तौर पे जो है वो उधार पर लिया गया, लेकिन वो भी अब ख़त्म हो गया है। हेपरीन का जो मज़ीद स्टॉक है वो तहाल नहीं पहुंच सका और अभी तक इस इंजेक्शन के नापेद होने से जो कोरोना वायरस में मुब्तला सीरियस मरीज़ हैं उनकी उनका इलाज मुआवजा है उसमें मुश्किलात पेश आ रही हैं। जाहिद चौधरी, बहुत। फाइजर कंपनी की वैक्सीन कब लगेगी, किसको लगेगी? ज़राए कौमी इदारा सेहत के मुताबिक हुकूमत की जानिब से फाइजर वैक्सीन सबसे पहले आज़मीन हज को लगाई जाने का फैसला कर लिया गया है। फाइजर की 1 लाख डोजेस कुछ रोज़ में पाकिस्तान पहुंचाई गई थी, जबकि अब तक फाइजर वैक्सीन को आवाम को लगाने का फैसला नहीं हो सका है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि फाइजर कंपनी की वैक्सीन कब लगेगी और किसको लगेगी, ये सवाल उठ रहे हैं। और ज़राए कौमी इदारा सेहत के मुताबिक हुकूमत की जानिब से फाइजर वैक्सीन सबसे पहले आज़मीन हज को लगाए जाने का फैसला कर लिया गया है। फाइजर की 1 लाख डोजेस कुछ रोज़ पाकिस्तान पहुंचाई गई थी और ये कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान पहुंचाई गई थी। अब तक फाइजर वैक्सीन को आवाम को लगाने का फैसला नहीं हो सका है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि फाइजर कंपनी की वैक्सीन कब लगेगी और किसको लगेगी, ये सवालात जन्म ले चुके हैं। ज़राए कौमी इदारा सेहत के मुताबिक हुकूमत की जानिब से फाइजर वैक्सीन सबसे पहले आज़मीन हज को लगाए जाने का फैसला कर लिया गया है। फाइजर की 1 लाख डोजेस कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान पहुंचाई गई थी। अब तक फाइजर वैक्सीन को आवाम को लगाने का फैसला नहीं किया जा सका है, लेकिन ज़राए कौमी इदारा सेहत के मुताबिक हुकूमत की जानिब से फाइजर वैक्सीन सबसे पहले आज़मीन हज को लगाए जाने का फैसला कर लिया गया है। फाइजर की 1 लाख डोज कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान पहुंचाई गई थी और अब तक फाइजर वैक्सीन को आवाम को लगाने का फैसला नहीं किया जा सका है। फाइजर कंपनी की वैक्सीन कब लगेगी और किसको लगेगी, ये सवालात तो उठ रहे हैं। और ज़राए कौमी इदारा सेहत के मुताबिक हुकूमत की जानिब से फाइजर वैक्सीन सबसे पहले आज़मीन हज को लगाए जाने का फैसला कर लिया गया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि फाइजर की 1 लाख डोजेस कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान पहुंचाई गई थी। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से MNA चौधरी मुन्ना सलाही की क़यादत में मुस्लिम लीग काफ के वफ़द ने मुलाकात की है।
باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مسلم لیگ کاف کے وفد میں MNA صالح حسین، صوبائی وزراء عمار یاسر اور محمد رضوان شامل تھے۔ آپ تک یہ خبر پہنچا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے۔ MNA چودھری مونس صلاحی کی قیادت میں مسلم لیگ کاف کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن میں استعمال ہونے والی آرمرڈ گاڑیوں پر گولیوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے۔ لادی گینگ کے خلاف آپریشن میں استعمال ہونے والی گاڑی پر بھی گولیوں کے درجنوں نشانات موجود ہیں۔ ہمارے نمائندے رضا ملک اس وقت اسی آرمرڈ گاڑی پر موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ یہ بالکل لادی گینگ کے خلاف جو پہاڑ تمن کھوسا کا علاقہ ہے، وہاں جو کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ آپریشن میں جو سب سے زیادہ محفوظ گاڑی تصور کی جاتی ہے وہ آرمرڈ پرسنل کیریئر ہے، جو بلٹ پروف گاڑی ہے اور ہر طرح کے اسلحہ ساتھ لے جانے کی جو اس میں گنجائش موجود ہے۔ سوال سے ہمارے ساتھ موجود ہیں SP انویسٹیگیشن ہے۔ سر، بڑی اہمیت کی حامل ہے یہ گاڑی، تو کس طریقے سے یہ گاڑی جو ہے وہ کام کرتی ہے اور اس میں کتنے لوگوں کو ساتھ لے جانے کی گنجائش ہوتی ہے؟ اس میں تقریباً ہم 6 بندوں کی ٹیم بھیجتے ہیں ایک ٹائم پہ، اور اس میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے یہ مورچے بھی بنے ہوئے جہاں سے ہم ویپن نکال کے ہمارے بندے فائر کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہاں سے ایک ماؤنٹڈ بھی ہے اوپر، ہم LMG وغیرہ وہاں پہ ماؤنٹ کی ہوتی ہے، وہاں سے بھی فائرنگ کرتے ہیں۔ سارا جو اس کا جو ہے دروازہ اس کا بہت مخصوص میٹیریل سے بنایا گیا ہے، اور اس پہ یہ دیکھیں یہ جو بلٹس کے جو نشانات ہیں وہ اس طرف بھی یہ باقاعدہ طور پہ جو ہے اوپر تک جو ہے وہ جو ماؤنٹڈ ایریا ہے اس میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہاں بھی دروازے کے پاس بھی تو یقینی طور پہ جو لوگ اندر بیٹھے ہیں، قانون نافذ کرنے والے جوان اندر بیٹھ کے اس قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو ان کے حوصلے کو سلام ہے، اور اس حوالے سے ان کی جو کارکردگی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ اور مسلسل رضا ملک، بہت شکریہ آپ کا۔ صاحب عدالت اسلام آباد نے نواز شریف کی جائیداد ضبطگی نیلامی کے خلاف 3 اعتراضات پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسلم عزیز، اشرف ملک اور اقبال برکت کے اعتراضات پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ احتشام کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احتشام، ڈیٹیلز دیجیے گا۔ جی بالکل، یہ 3 درخواست گزار تھے، اسلم عزیز، اشرف ملک اور اقبال برکت، جنہوں نے نواز شریف کی جائیداد ضبط کی اور اس کے بعد نیلامی پر اعتراض عائد کیا تھا۔ عدالت نے تینوں درخواست گزاروں کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور عدالت نے یہ طے کیا ہے کہ 9 جون کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ درخواست گزاروں نے شیخوپورہ اور لاہور کی جائیداد پر ملکیت کے دعوے کیے تھے، اور اس لیے انہوں نے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ اس کے علاوہ مریم نواز کے اعتراضات پر سماعت کے لیے 8 جون کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے۔ مریم نواز نے چھانگلہ گلی اور مری کے گھروں کی ضبط۔ بہت شکریہ آپ کا۔ صحافتی تنظیموں نے وفاقی حکومت کے میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس کو مسترد کر دیا۔ صحافتی نمائندگان نے آرڈیننس کو آزادی صحافت اور اظہار رائے کے خلاف غیر آئینی اقدام قرار دے دیا۔ صحافتی تنظیمیں وفاقی حکومت کے مجوزہ میڈیا ڈیولپمنٹ آرڈیننس کے خلاف بول پڑیں۔ مشترکہ اجلاس میں مجوزہ آرڈیننس کو میڈیا کو کنٹرول کرنے کی طرف قدم قرار دے دیا۔ اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ آرڈیننس کا مقصد میڈیا پر وفاقی حکومت کی گرفت مضبوط کرنا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا الگ الگ اکائیاں ہیں، ان کے ریگولیٹری قوانین بھی الگ ہیں۔ حکومتی اقدام کا مقصد میڈیا کی آزادی چھیننا ہے، جس کی جمہوری معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں۔ اجلاس میں مجوزہ آرڈیننس کے خلاف ہر سطح پر مزاحمت کا فیصلہ کیا گیا۔ قانونی اقدامات، احتجاج اور اشتہارات کے ذریعے عوام میں آگاہی مہم چلائی جائے گی۔ اجلاس میں تمام صحافی تنظیموں کے نمائندوں پر مشتمل جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ کمیٹی میں سیاسی جماعتوں، انسانی حقوق کی تنظیموں، بار ایسوسی ایشنز اور سول سوسائٹی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے رابطے کرے گی۔ اجلاس میں APNS، PBA، CPNE، PFUJ گروپس اور ایمنڈ کے نمائندوں نے شرکت کی۔ وفاقی بیوروکریسی میں 8 افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اس ضمن میں باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی ہیں۔ افسران کے تقرر و تبادلوں کی تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ 24 نیوز بابر شہزاد ترک سے۔ جی بابر، بتائیے گا۔ دیکھیے، وفاقی بیوروکریسی میں تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق گریڈ 19 کے خرم غزنوی ڈپٹی سیکریٹری کابینہ ڈویژن، گریڈ 19 کے اعتزاز الدین ڈپٹی سیکریٹری کامرس ڈویژن، گریڈ 19 کے جاوید اقبال ڈپٹی سیکریٹری انسانی حقوق ڈویژن، گریڈ 19 کے محمد اصغر ڈپٹی سیکریٹری بحری امور ڈویژن، گریڈ 19 کے ڈپٹی سیکریٹری انڈسٹریز ڈویژن مسرت اسماعیل کی خدمات خیبر پختونخوا حکومت کو واپس کر دی گئی ہیں، جبکہ ڈپٹی سیکریٹری کابینہ ڈویژن مقصود احمد کی خدمات مواصلات ڈویژن کو واپس کر دی گئی ہیں۔
یہ بھی بتاتے چلوں کہ جوائنٹ سیکرٹری کیریئر پلاننگ 1 اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جہاں سے کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں جوائنٹ سیکرٹری ایڈمن اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ چنیوٹ کے نواحی علاقے بھوانا میں ایک ہی خاندان کے 9 افراد پیدائشی معذور ہیں، 6 لڑکیاں اور 3 لڑکے چلنے پھرنے سے قاصر ہیں۔ مزید جانیں گے وقار کھمن سے۔ جی وقار۔ جی آج ہم چنیوٹ کی تحصیل بھوانا کے ایک ایسے گھرانے میں موجود ہیں جہاں پہ تمام جو افراد ہیں وہ معذوری کا شکار ہیں، چلنے پھرنے سے قاصر ہیں۔ 7 افراد ہیں جو کہ معذور ہیں اور ان کے جو خاندان ہے کافی غریب ہے، ان کا علاج بھی نہیں کروا سکتا، لیکن ان بچوں کے لیے آج برطانیہ کے ایک NGO کیئر اینڈ ریلیف فاؤنڈیشن نے الیکٹرک ویل چیئرز کا انتظام کیا ہے اور آج ان کو پہنچائی ہیں۔ اس وقت بچے وہ ان ویل چیئرز پر موجود ہیں اور ان کی خوشی کا قابل دید نہیں ہے۔ ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ بیٹا اب آپ کو چلنے پھرنے میں آسانی ہوگی؟ جی بہت انسانی ہوگی، آپ کا بہت شکریہ گزار ہیں ہم کو تو نے دی ہے ویل چیئر ریڑھ دے سے ریڑھی آئی نہیں جاندہ سے ہاتھ پیر سڑ جاندے ہیں جی ساڈے ہن سن ویل چیئر تھوڑا سا دیتی بڑا گزارا تھوڑا شکر۔ آپ بتاؤ یہ اس سے اب فائدہ ہوگا؟ جی آپ کا بہت شکریہ ادا کریے۔ بالکل جی، یہ اس NGO کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ ان کے جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے ان کے علاج کے بارے میں کچھ بتایا کہ علاج ہو سکتا ہے؟ جی سر،